let us go back to the same chapter, changing cultural traditions. कल हम लोगों ने जो है पढ़ा था that how different events took place और कैसे रोम के जो आपके दो इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं, वेनिस जो मेन था, ये आपका रिवाइव हुआ, एंड हाउ आर्ट कल्चर ये हमारे जो है ह्यूमैनिटीज यानी कि हाउ इट केम एज पार्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स हुआ, एंड देन स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी वगैरह जिनमें आपको जरूरत पड़ती है। जैसे जो लोग आर्ट पढ़ते थे दे हैड टू, इसको हम लोग इंटर डिसिप्लिन कहते हैं आजकल, तो उनको जो है दे ऑल्सो नीडेड टू सी, अगर स्कल्पचर बनाना है तो दे ऑल्सो वांटेड टू नो कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन, तो वो लोग जो है मेडिकल लेबोरेटरीज को स्टडी करते थे। सो दिस वे इंटरडिसिप्लिन होकर आपका जो है धीरे 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 आपके जो ट्रेडिशन थे, जो चेंजेस थे वो आए थे। नाउ हमारा जो है नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। हम लोगों ने अभी तक आर्ट पढ़ा था, नाउ आर्किटेक्चर इज डेवलपिंग ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जो आज भी, इनफैक्ट इफ वी गो टू रोम, जैसे हम कोलोसल बोलते हैं वहां का जो थोड़ा सा, देन आपका पिसा टावर, ये सब हमारे जो है दीज आर ऑल द ओल्डर आर्किटेक्चर। अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा लेकर चलते हैं तो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स को हम लोग आज भी वही यूज करते हैं। गो टू साउथ इंडिया, आपको वहां के जो टॉम्स हैं ऑफ द, मतलब कि आप जो टेम्पल्स हैं उनके जो गोपुरम होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन नॉर्थ। इफ यू गो टू ईस्टर्न पार्ट, वहां आपका जो एक वे है वो अलग होता है यहाँ से। So this is the transmission of culture from one generation to another. The city of Rome revived in a spectacular way in the 15th century. From 1417, the popes were politically stronger because the weakness caused by election of two rival popes in 1370 had ended. They actively encouraged the study of Rome's history. The ruins in Rome were carefully excavated by archaeologists. उस वक्त archaeology was a new skill. This inspired a new style in architecture, which was actually a revival of imperial Roman style, now called as classical. आपका यहाँ पर ये important. अब हम उसको क्लासिक लिटरेचर बोलते हैं ना, क्लासिक आर्किटेक्चर, उसमें जैसे हम बोलते हैं जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाती है ना, हम उनको, आपने देखा होगा अगर एक मतलब एक सेलिब्रिटी होता है जो अभी फिलहाल है तो हम कह सकते हैं कि फेमस, लेकिन चल रहा है अभी कॉन्टेम्पररी, एंड थोड़ा बैक हो जाएगा तो क्लासिकल, तो इस तरीके से क्लासिकल, तो क्लासिकल वैसे सिंगिंग में तो होता है जो हमारे राग पे बेसित है, तो क्यों है, बिकॉज दे आर ओल्डर फॉर्म। Popes, wealthy merchants, and aristocrats employed architects who were familiar with classical architecture. Artists and sculptors were also to decorate building with paintings, sculptures, and reliefs. आप किसी भी पुराने म्यूजियम या फिर पैलेसेस जाइए, you will find that. Some individuals were equally skilled as painters, sculptors, and architects. The most impressive example is Michelangelo, बहुत ही फेमस, इनको हम भूल नहीं सकते हैं। Immortalized by the ceiling he painted for Pope in Sistine Chapel, the sculpture called the Picta. ये बहुत बहुत ही ज्यादा, अगर हम रोमन लिटरेचर को कहीं पर भी पढ़ते हैं ना तो माइकल एंग्लो का नाम जरूर आता है, लाइक पिकासो, माइकल एंग्लो, मतलब दे आर ऑल, लियोनार्डो विंची, ये लोग वो हैं जिनका नाम हमेशा हम लेते हैं विद द लिटरेचर। And his design of the dome at St. Peter's Church, all in Rome. Filippo Brunelleschi, the architect who designed the spectacular Duomo of Florence, had started his career as a sculptor. Sculptor कौन होता है? मूर्तिकार. Another remarkable change was the artists were known individually by name, not as members of a group or guild. जैसे पहले होता था भाई, उनको एक उस गिल्ड के नाम से बोलते थे उनको। हम आज भी माइकल एंग्लो, पिकासो,
लेनार्डो विंची, इनको इसी तरीके से अलग से लेते हैं एंड वी रिलेट कि कैसे बनाया गया था। जैसे हम बोलते हैं मोनालिजा पेंटिंग, जब मोनालिजा की नाम नाम आता है इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है लेनार्डो विंची। तो दिस वाज हाउ आर्ट केम। देन आर्किटेक्चर, यानी कि जो आपके डोम्स हैं चर्च के, जो न्यू फॉर्म्स थे जिसको क्लासिकल फॉर्म से डिराइव करके निकाला गया, वो आपका डेवलप हुआ। अब आया बुक्स। बुक्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं, हमें अगर 10th स्टैंडर्ड का प्रिंटिंग कल्चर याद होना तो बुक्स के लिए हम लोगों को कभी, मतलब वी विल नेवर मिस एनीथिंग। प्रिंटिंग आपका आया था चाइना से, बट चाइना से वो मार्को पोलो लेकर गया था इटाली। एंड लेटर ऑन हमारे जो प्रिंटिंग है उसके अंदर नए जो इन्वेंशन हुए थे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन वाज अ प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग ने किया था। हु वाज एन रिच मर्चेंट, जो कि गोल्ड मर्चेंट का बेटा था। उसने ऑलिव प्रेस से, उसने जो है अपने जो गोल्ड के लिए जो वो प्रेस यूज करता था उसको यूज करके उसने अल्फाबेट्स क्रिएट किए एंड ही क्रिएटेड द फर्स्ट बाइबल। लेटर ऑन इसी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर हमारे चेंजेस आए जो आज तक हमारे चल रहे हैं। लाइक उसके अंदर जो है ऑफसेट्स आ गए, देन आपका सिलिंड्रिक आ गया, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, एंड दिस वे print became one of the most important source for everything. If people in other countries wanted to see paintings, sculptures, or buildings of great artists, they had to travel to Italy. But in the case of written word, which was what was written in Italy, traveled to other countries, and this was because of the mastery of the technology of 16th century, that is print. आपका सबसे बड़ा जो एक जिसको हम कह सकते हैं ना आविष्कार, वो हमारा था प्रिंटिंग। This is how printing came into existence. For this, the Europeans were indebted to other people, the Chinese. Already आपको मैं बता चुकी हूँ कि चाइना से ही हमारा जो प्रिंटिंग कल्चर है that came to other countries. It was carried by Marco Polo. मार्को पोलो उसको लेकर गया था टू इटाली, जहां से इट ट्रैवल टू यूरोप, एंड इट then it was Gutenberg who had invented the printing press. And to Mongol rulers, because European traders and diplomats had become familiar with it during visits to their courts. This was the case with three other important innovations, that is firearm, compass and abacus. ये भी उनको दूसरे देशों से मिला था। Earlier text existed in a few handwritten copies, हम उसको manuscripts कहते हैं, which was very difficult to make, which was very difficult to carry, क्योंकि वो pouring होता था, एक तरफ होता था तो इंक दूसरी तरफ फैल जाता था, तो सिंगल साइड में लिखा जाता था, बहुत मोटा होता था, 5 या 6 पेज की बुक भी इतनी मोटी हो जाती थी। In 1455, 150 copies of Bible were printed in the workshop of Johannes Gutenberg, the German who made the first printing press. Already हम 10th में भी कर चुके हैं, and as a part of GK, it is very important. Earlier, monk would have taken the same amount of time to write one copy of Bible. मतलब जो 6 महीने में उसने इतने सारे प्रिंट निकाले उसमें एक लिखा जाता था, बिकॉज उस वक्त होते थे आपके स्क्राइब्स जो कि लिखे हुए को दोबारा से कॉपी करते थे, बट इन प्रिंट यू कुड make it easy. By 1500, many classical texts, nearly all in Latin, had been printed in Italy. As printed books became available, it was easy to buy. Students did not have to spend solely on lecture notes. Idea, opinion, information move more easily. A printed book promoting new ideas could quickly reach hundreds of readers. Like अगर हम कहते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, मतलब ये तो इटली है, ये तो यूरोप है, लेकिन अगर हम फ्रांस के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब इटली में आपका, जर्मनी में जो है आपका गुटेनबर्ग बना था, लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके आइडियाज को भी स्प्रेड करने में प्रिंट का बहुत हाथ था, एंड दैट वाज द सेम इन केस ऑफ इटली ऑल्सो. This developed the reading habit among people. The chief reason that humanist culture of Italy spread more rapidly across the Alps from the end of 15th is that printed books were circulated. Alps आपका उस तरफ आपका वही है, फ्रांस, जर्मनी से इधर इस तरफ आना.
This also explains why earlier intellectual movements had been limited to particular regions. आज आपका नहीं है, क्योंकि हर चीज हर जगह पे अवेलेबल है, अब ओवर अवेलेबल है इनफैक्ट, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा है। पहले क्या होता था, मतलब मेरे को याद है मैं छोटी थी तो नॉवेल्स, मतलब माय मदर मेड इट श्योर कि मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ तो दे शुड बी वेरी, बिल्कुल जो था ना इंटेलेक्चुअल, मतलब स्कूल्स के बारे में ऐसे। तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिट ब्लाइटन, मतलब मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ बट मैं जनरल बता रही हूँ। ये जो अभी जो आपका पिछले 10 साल में जो चेंजेस आई है ना, वो पहले भी नहीं थी। माई डॉटर्स नेवर हैड। तो जो एक बुक होती थी उसे खरीदने के लिए इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल नॉवल होता था वो उस वक्त में भी इट यूज टू बी फॉर 700 800। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था कि हम लोग लाइब्रेरी से ले लें। और मैं स्कूल के लाइब्रेरी से मोस्ट ऑफ द मेरे जितने भी रिफ्रेशर बुक्स होती थी वो हम लोग वहीं से लेते थे, बिकॉज दे वर लिमिटेड। तो कुछ बुक्स होती थी कुछ जगहों पे ही मिलती थी, दे वर नॉट इजीली ऑप्शन। आई रिमेम्बर आई वॉज इन फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड, छोटी थी मैं। तो ममा यूज टू रीड वन नॉवल तमिल के अंदर, और वो नॉवल मंथली आता था एंड इट नेवर केम इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर तमिल्स कम थे, तमिलियंस कम थे। तो जिनके घरों में आता था ना, मम्मी मुझे बोलती थी जाके उनके घर से मांग कर, मतलब देवर वन पर्सन हु वाज लिविंग, या फिर पापा का कोई दोस्त होता था वो पढ़ने के बाद वो हमें देते थे। अब आप देख लो, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स में इजीली मिल जाता है। सो ये जो चेंजेस है ना, दिस टुक टाइम। तो उस वक्त में यही था कि अगर हम विलियम शेक्सपियर कहते हैं, वी टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर, वी टॉक अबाउट विलियम्स वर्ड्सवर्थ, व्हाई उनका नाम वहीं पे रह गया, व्हाई वी कुड नॉट फाइंड एनी विलियम शेक्सपियर समवेयर एल्स, क्योंकि जो जो चीजें जहां मिलती थी वहीं पर वो लिमिटेड होती थी, दे कुड नॉट बी स्प्रेड, राइट? नाउ अ न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। One of the features of humanist culture was slackening of control. Slackening मतलब कम करना, मतलब धीरे 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 उनका मानना था कि रिलीजन का कंट्रोल कम होना चाहिए। दैट इज हाउ, इसको हम पॉलिटिकल साइंस से अगर इफ वी आर को रिलेटिंग, तो हाउ फर्स्ट रिलीजन देन मोनार्की, डिक्टेटरशिप से हम डेमोक्रेसी तक आए, ये इसका एक सफर यहीं से होता है। क्योंकि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, दे हैड लिमिटेड नॉलेज, दे हैड लिमिटेड अप्रोच, तो ये सारी चीजें नहीं होती थी। Italians were strong attracted to material wealth, power, and glory, but they were not necessarily irreligious. Francesco Barbaro, a humanist from Venice, wrote a pamphlet defending acquisition of wealth as a virtue. मतलब हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना पैसा क्या करता है, मैं तो नहीं कहती हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूंगी, पैसा बहुत कुछ करता है। पैसा सब कुछ नहीं करता बट बहुत कुछ करता है। तो मटेरियल रहना, भाई आज की डेट में अगर मैं कहूँ ओ आई एम सो वेल्दी बट आई डोंट हैव अ टीवी, आई डोंट हैव अ फ्रिज, आई डोंट हैव अ कार, तो लोग कहेंगे भाई जा कंगाल। जो मतलब कि एक आध जो मुझे बुलाने वाला भी होगा ना वो भी मुझे सोचेगा कंगाल। तो मटीरियलिस्टिक वेल्थ होना भी जरूरी है, बट आप मटीरियलिस्टिक वेल्थ को लेते हो विद योर ओन एरिया, विद योर ओन मनी एफर्ट, तब ठीक है। और आज की डेट पर हम लोग इसलिए हम अपने आप को मटीरियलिस्टिक बोलते हैं क्योंकि हम इन चीजों को लेने के लिए कई चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं। तो पहले लोग मानते थे मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, मतलब टीवी देखना या रेडियो सुनना, सबसे बड़ी बात तो अप्रोच ही नहीं था, बट वो लोग उसको रिलेट करते थे तुम्हारे को पाप चढ़ जाएगा। सो इन इटाली ऑल्सो द पीपल हु वर मटीरियलिस्टिक, उनको थोड़ा सा ऐसे देखा जाता था, बट मटीरियलिस्टिक होना जरूरी भी है। इन ऑन प्लेजर, Lorenzo, who believed that study of history leads man to strive for a life of perfection, criticized the Christian injunction against pleasure. और हमारे रिलीजन हमें यही कहते हैं कि you should not be materialistic. There was also concern at this time with good manners, how one should speak politely, dress correctly, what skills a person of culture should learn. We can very well correlate it with our own culture.
Smiling is good, but smiling with your teeth out is bad. तो उस रिलीजन के अंदर हमारे मोरालिटीज को हम लोग इम्प्रूव इंक्लूड करते हैं. बट एंड ऑन द अदर हैंड दोस पीपल हु क्रिटिसाइज दिस काइंड, वो कहते हैं मोरालिटी अपनी जगह है, बट उसके लिए हमें जो है मटीरियलिस्टिक प्लेजर को छोड़ना चाहिए, ये गलत है. तो दिस वाज द क्रिटिसिज्म, राइट. Humanism also implied that individuals were capable of shaping their own lives through means other than mere pursuit of power and money. This ideal was closely tied with the belief that human nature was many-sided, which went against the three separate orders that feudal society believed in. भाई उनका तो यही मानना था ना कि वन शुड बी, हमारे नीचे काम करना चाहिए, मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए. तो इन चीजों से बाहर निकालने के लिए द पीपल जिनको हम ह्यूमैनिस्ट कहते हैं, उन लोगों ने उन चीजों को इंक्लूड किया. यानी कि इन अनदर वर्ड अगर मैं कहूं ना, दिस वाज फिलॉसफी ऑफ ब्रॉडर विजन. आपकी जो सोच है वो ब्रॉड हो रही थी. नाउ व्हाट विमेन हैड, विमेन का हम लोग हमेशा जानते हैं द पावर वाज लिमिटेड. द new ideal of individuality and citizenship excluded women. Men from aristocratic families dominated public life and were decision makers in their families. They educated their sons to take their place in family, business or public life, which we call as a patriarchal society, जिनको हम कहते हैं patriarchal society, क्योंकि patriarchal society जो है वो believe करता है that men यानी कि फादर और सन या ब्रदर शुड बी द हेड ऑफ द फैमिली. और वही हम लोगों ने अपने दिमाग में डाल रखा था कि विमेन आर सपोज टू लिव इन होम, दे नीड टू ओनली कुक, लुक आफ्टर द फैमिली, यही उनका काम होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में उनको आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. एंड एट टाइम्स सेंडिंग देयर यंगर सन्स टू जॉइन द चर्च, मतलब घर के अंदर एक एजुकेटेड है, दूसरा चर्च के लिए सेवा दे रहा. Although their dowries were invested in family business, women generally had no say in how their husband should run their business. Often marriages were intended to strengthen business alliance. मतलब शादी भी wealthy families आपस में शादी करती थी जिनसे उनका जो पैसा है वो इधर आ जाए. If an adequate dowry could not be arranged, daughters were sent to convents to live the life of a nun. और जिन बच्चों, जो लड़कियां जिनके पेरेंट्स नहीं कर पाते थे, वो लोग अपने बच्चों को नन बना देते. The one who could never marry, those who served lifelong, मतलब वो लोग जो है लाइफ लॉन्ग सर्व करते थे टू गॉड, मिशनरीज में, चैरिटी इसमें, हॉस्पिटल्स में, ऐसे. Obviously the public role of women was limited and they were looked upon as keepers of household. बोलते हैं ना, औरतों को करना क्या होता, घर में देखना होता बस. एंड आई थिंक वही ट्रेडिशन आज तक हमारा कैरी ऑन हुआ है. The position of women in the families of merchants, however, was somewhat different. Shopkeepers were very often, इसमें क्वेश्चन आता है कि कॉमन में और शॉपकीपर्स में क्या विमेन के एस्पिरेशन में क्या फर्क था, व्हाट वाज द डिफरेंस, ये आपको लिखना होगा. Shopkeepers were very often assisted by their wives in running the shop. In families of merchant and bankers, wives looked after business when the male members were away on work. वे बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो पीछे से घर का काम, सॉरी ऑफिस का काम देखना. द अर्ली डेथ ऑफ अ मर्चेंट कंपेल्ड द विडो टू परफॉर्म द लार्ज पब्लिक रोल देन इन केस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली. आपके पेपर में डिफरेंस क्या आएगा, एरिस्टोक्रेट एंड आपके जो बिजनेसमैन है उनके विमेन के पर्सुएशन में क्या डिफरेंस है. इनके रोल में क्या डिफरेंस था, मतलब वो लोग जो है दे वर सपोज टू लुक आफ्टर द फैमिली, दे यहां पर क्या था, दे वर अलाउड टू लुक आफ्टर द बिजनेस. A few women were intellectually very creative and sensitive about importance of humanist education. Even though the study of letters promises and offers no reward for women and no dignity, wrote the Venetian, every woman ought to seek and embrace these studies. She was one of handful of women who questioned the idea that women were incapable of achieving qualities of a humanist scholar.
ये माना जाता था. In fact, that is why the role of women, education related to women, still is a stigma. Fiddle was known for her proficiency in Greek and Latin and was invited to give orations at University of Padua. मतलब इनमें से कुछ ऐसी भी लेडीज थी जिन्होंने अपना नाम बनाया. इनफैक्ट आपको पता है, देयर वर मेनी राइटर्स, दोज हु डिड नॉट राइट विद देयर ओन नेम्स, वो अपने नाम से नहीं लिखते थे, वो पेन नेम से लिखते थे. पेन नेम मतलब एक फॉल्स नेम जो कि लड़कों का होता था, because women's presentation was limited. Fidel's writing bring into focus the general regard for education in that age. She was one of many Venetian women, Venetian is Venice, who criticized the Republic for creating a highly limited definition of freedom that favored the desires of men over women. Another was Marquisa. She ruled that state while her husband was absent in the court of Mantua. A small state was famed for its intellectual brilliance. Women's writing revealed their conviction that they should have economic power, property, education to achieve an identity which was dominated by men. और इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि इसको हम हर एक एरिया, हर एक कंट्री से रिलेट कर सकते हैं. हाँ, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे ना, वहां विमेन्स पार्टिसिपेशन आपका ज्यादा है. उसी तरीके से नॉर्वे वगैरह में आपका विमेन्स पार्टिसिपेशन इक्वल है. बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, एजुकेशन, उसका इकोनॉमिक पावर होना बहुत ही लेट हुआ है. हमारे यहाँ पर भी इफ वी लुक, देयर आर सो मेनी restrictions even today. Now, next is debates with Christianity. Already आपको मैं एक बात बता चुकी हूं कि there were so many people who criticized या फिर who argued against the standard procedure जो कि उस वक्त में फॉलो किया जाता था. Trade and travel, military conquest and diplomatic contacts linked Italian towns and court with world beyond. The new culture was admired, imitated by educated and wealthy. Very few of new ideas filtered down to the ordinary man who, after all, could not read or write. ये तो धीरे धीरे ही गया था. In the 15th and earlier 16th century, many scholars in university in North Europe were attracted to humanist idea. क्योंकि that represented a broad idea. वो हमारा था एक broad idea. Like their Italian colleagues, they too focused on classical Greek, Roman texts along with holy books of Christian. But unlike Italy, where professional scholars dominated the humanist movement in North Europe, humanism attracted many members of church. They called on Christians to practice religion in the way laid in the ancient text of their religion, discarding unnecessary rituals which new view of human being as free and rational. मतलब as to a simple religion. मतलब उन्होंने क्या बोला, आप ओल्ड को फॉलो करो. They called out the Christian to practice religion as it is said, discarding unnecessary ritual which they condemned as later addition to a simple religion. जो हमारा स्टार्टिंग रिलीजन है वो इतना मतलब कि डरावना नहीं है. लेटर ऑन पीपल हैड एडेड ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए करके. तो वो कहते हैं कि उस चीज को जो अननेसेसरी उसको छोड़ो और रिलीजन को फॉलो करो. देयर वॉज अ रैडिकल न्यू व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग एज फ्री एंड रैडिकल, यानी कि सही और गलत को फर्क समझ के करो. आपको ब्लाइंड होकर किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना. Later philosophers were to return to this over and over again, inspired by the belief in a distant God who created man but allowed him complete freedom to live his life freely in pursuit of happiness here and now. Now धीरे 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 उन्होंने जो है इस चीज को मानना शुरू कर दिया. Christian humanists like Thomas More in England and Erasmus, बहुत ही important है ये दोनों names बहुत important है in history, felt that church had become an institution marked by greed. Erasmus का तो काफी हम लोग पढ़ते हैं when we study about the literature. Extorting money, मतलब
चर्च जो है वो पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है। देन जो क्लर्जीज थे, दे यूज टू सेल द इंडल्जेंसेस डॉक्यूमेंट्स विच वर अपेरेंटली फ्रीड द बायर फ्रॉम बर्डन ऑफ सिन ही हैड कमिटेड। मतलब अगर तुम्हारे को लगता है तुमने कोई पाप किया, आपको पता है इन क्रिश्चियन देयर इज वन रिचुअल कि अगर आपको लगता है आपने कोई पाप किया तो यू गो एंड कन्फेस टू गॉड। तो उसके लिए दे यूज टू मेक सर्टेन डॉक्यूमेंट्स कि आप इस पे साइन करो, आप इसको मतलब इसे खरीदोगे तो ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, वैसे Christians came to realize from printed translation of Bible in local language that their religion did not permit such practices. सचमुच में ऐसा कुछ नहीं था। In almost every part of Europe, peasants began to rebel against the taxes imposed by church. कहीं पर भी ये नहीं बोला भगवान ने कि हम आपसे पैसा मांगेंगे, ये हमने बनाए हैं ये सारे। चर्च भी नहीं कहता कि आपको हमारे लिए सेवा करने के लिए यू नीड टू पे द टैक्सेस। एंड भाई ट्रेडर्स का तो काम ही पैसा कमाना है, देना थोड़ी है। While the common folk resented the extortion of churchmen, prince found their interference in work of the state irritating. जब चर्च के खिलाफ बोला जाता था तो जो रूलर्स होते थे उनको गुस्सा आता था। They were pleased when the humanists pointed out that clergy claim to judicial and fiscal power originated from a document called Donation of Constantine. ये आपका जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जगह है, supposed to have been issued by Constantine, the first Christian Roman emperor. Humanist scholars were able to point out that this was not genuine and had been forged later. इसका मतलब ये है कि चर्च हमेशा जितने भी आपके पॉलिटिकल या सोशल एरियाज होते थे उसमें डोमिनेट करता था। सो व्हेन द पीजेंट स्टार्टेड रिबेलिंग, और उनको सपोर्ट कर रहे थे कॉमन पीपल, जो वहां के रूलर से वो भी समझ गए कि जो रिलीजियस पीपल है दे आर अननेसेसरीली बॉदरिंग देम, और उनको जो है एक डॉक्यूमेंट मिला जिसको हम बोलते हैं डोनेशन ऑफ, जिसको फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्पायर ने लिखा था। उन्होंने देखा कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो ओरिजिनेट नहीं है। और ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, उनको पढ़ना आया, उनको समझ आया। इन 1517, ऑलरेडी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, द फर्स्ट पर्सन हु हैड रिटन द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, द 95 थीसिस, मार्टिन लूथर launched a campaign against Catholic Church and argued personal did not priest to establish contact with God. हमें कोई पुजारी की जरूरत नहीं है। He asked his followers to have complete faith in God, और उसने लिखा था 95 थीसिस, और उसका जो मूवमेंट था उसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, कैथोलिक होते हैं जो थोड़े ओल्ड टाइप के होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट चर्च अलग होते हैं, और इसी रिवॉल्यूशन के वजह से ही आपका जो क्रिश्चियनिटी है उसमें मतलब कि डिवीजन आया था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। It led to the churches in Germany and Switzerland breaking their connection with Pope and Catholic Church. In Switzerland, Luther's ideas were popularized by Zwingli and later by Jean Calvin. Backed by merchants, the reformers had great popular appeal in town, which in rural areas as Catholic Church managed to retain its influence. Other reformers like Anabaptist, even more radical, Baptist एक मतलब इनका एक अलग होता है, they blended the idea of salvation with end of all forms of social oppression. They said since God had created all the people equal, they were not expected to pay taxes and had the right to choose their priest. This appealed to peasants oppressed by feudalism. और इस तरीके से धीरे धीरे जो चर्चेस में डिफरेंसेस आई, अगर हम कहते हैं डिविजन इन रिलीजन, तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ। Luther did not support radical. He called upon German rulers to suppress the peasant rebellion, which they did in 1525. But radicalism survived and merged with the resistance of Protestants in France, who, persecuted by Catholic rulers, started claiming the right of people to move an oppressive ruler and to choose someone of their own liking. और यहां से एक चीज और जुड़ जाती है, और वो हमारा हो जाता है
ऑटोक्रेसी, मोनार्की से डेमोक्रेसी. The Catholic Church allowed Protestants to worship as they choose. In England, the rulers ended the connection with the Pope. The king or queen was from then onward the head of the church. The Catholic Church, it did not itself escape the impact of these ideas and began to reform. In Spain and Italy, churchmen emphasized the need for simple life service to poor. In Spain, Loyola, in attempt to combat Protestantism, set up the Society of Jesus and his followers called Jesuits, whose mission was to serve the poor and to widen the knowledge of their culture. Till now, we were studying that what were the ways art architecture changed in the cities of Rome. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिश्चियनिटी में एक जो डिवीजन था वो कैसे आया. बिकॉज ये सब कुछ ओवर द पीरियड हुआ, धीरे धीरे हुआ. एजुकेशन या फिर बुक्स, इन सब का जो इन्वेंशन था, दैट लेड. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन. आप इस क्वेश्चन को यू कैन एक्सपेक्ट इन अ लॉन्ग वन, दैट इज कोपरनिकस रेवोल्यूशन. इसको आप कर सकते हो क्योंकि कोपरनिकस आपका जो एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है. The Christian notion of man as a sinner was questioned from an entirely different angle by scientists. भाई हम भी अगर हम अपने रीति रिवाज और एस्ट्रोनॉमी को देखते हैं और जो हम देखते हैं, डेफिनेटली देयर इज सम कनेक्शन, बट देयर आर थिंग्स which are manipulated in different ways. The turning point in European science came with the work of Copernicus, a contemporary यानी कि मार्टिन लूथर के टाइम का. Christians had believed that earth was a sinful place and heavy burden of sin made it immobile. The earth stood at the center of universe around which moved the celestial planets. मतलब उनका मानना था the planets moved around the sun. हम लोग क्या बोलते हैं? The earth revolved around the sun. और क्यों अर्थ स्टैग्नेंट है, स्टेशनरी है? बिकॉज वहां पे पापी लोग रहते. मतलब उन्होंने उसको इस चीज से रिलेट किया था. Copernicus asserted that the planets, including the Earth, rotate round the sun. A devout Christian, even though he was also a very devoted Christian, Copernicus was afraid of the possible reaction to his theory by traditional clergymen. For this, he did not want his manuscript, उसके manuscript का नाम क्या था? De Revolutionnibus, to be printed. On his deathbed, he gave it to his follower. It took time for people to accept this idea. It was much later, more than half a century. In fact, the difference between heaven and earth was also bridged through the writings of astronomers like Kepler and Galileo. गैलीलियो ने, आपको अगर याद हो तो, उन्होंने पहला टेलीस्कोप जो है ही हैड इन्वेंटेड. एंड डेफिनेटली गैलीलियो के जो कुछ थियोरीज थे उसको बाद में कॉन्ट्राडिक्ट किया था आइंस्टीन ने. बट दे ऑल वर द फिजिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने न्यू डेफिनेशन दिया था जिसको आज भी हम साइंटिफिक बेस में लेते हैं. The theory of Earth as part of sun-centered system was made popular by cosmographical mystery, which demonstrated that planets move around the sun not in circle but in ellipses. अगर ellipses बोले तो orbit हम जैसे बोलते हैं ऐसे. पहले उनका मानना था कि वो जो है सर्कल में मूव करता है, लेकिन उन्होंने उसको बाद में चेंज किया था. Galileo confirmed the notion of dynamic world in his word The Motion. This revolution in science reached its climax with Isaac Newton's theory of gravitation. जो आपके तीन उनके थे वो सारे लेटर ऑन ऐड हुए, यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट आपके स्टार्ट हुए. पहले हमारे लिए, जैसे हम भी मानते हैं अर्थ पंचतत्व, लेकिन उसके कुछ बेसिस हैं. If you look into the scientific base, it would be definitely having, लेकिन हम उसको scientific base की जगह हम उसको जो है ritual base में लेते हैं. और that is why many people still don't believe
मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रहता है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन की बात ही नहीं है. दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन थियोरी, सर्टेन साइंस. Galileo once remarked that Bible that lights the road to heaven does not say much on how heaven works. The work of these thinkers showed that knowledge, as distinct from belief, was based on observation and experiment. Once जो older होता है वो belief होता है, और साइंस क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है. हम एक सिंपल सी बात है, पानी नमकीन है. दिस इज अ बिलीफ कि जो मतलब कि पानी है वो इसलिए नमकीन है बिकॉज देयर इज सम थ्योरी. और साइंस क्या कहता है? व्हेन वाटर के अंदर आप NaCl डालते हो तो वो आपका पानी नमकीन, यानी कि वो उस ऑब्जर्वेशन को, उसके अंदर कौन सी चीज डली है, वो चीज को वो ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करता है. दैट्स द ओनली. Once these scientists had shown the way experiments and investigations into what came to call as physics, chemistry, and bio, historians were to label this new approach to knowledge of man and nature the scientific revolution. Consequently, in the minds of skeptics, जो कि इन चीजों को नहीं मानते, non-believers, God began to be replaced by nature as source of creation. Even those who retained that their faith in God started talking about a distant God who does not directly regulate the acting. Such ideas were popularized through scientific society. The Paris Academy, established in 1670, and Royal Society for Promotion of Natural Knowledge, held lectures, conducted experiments for public viewing. और बाद में इन्हीं चीजों को, जैसे मैंने आपको बोला, हम भी उन चीजों को मानते हैं, लेकिन वो होता है बिलीफ, बट साइंस होता है प्रूफ. तो जो प्रूविंग वर्ड्स थे वो धीरे धीरे आपके जो है स्प्रेड होने लगे. यूनिवर्स का एक नया डेफिनेशन आया. पहले जहां हम कहते थे गॉड, हेल, हेवन, अब हमको, अब हेल एंड हेवन हमारे इंग्लिश की बुक में है ना, दे डोंट एग्जिस्ट इन दी ज्योग्राफी बुक. तो नाउ वी अंडरस्टूड उसका जो रियल मीनिंग किसको कहते हैं, हेवन किस चीज को बोल रहे हैं हम. तो उसको एक्सपेरिमेंटिंग के थ्रू किया गया. पहले हम मानते थे इसका ये असर है, बट देन उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है उसको धीरे धीरे स्प्रेड किया. Was there a European Renaissance in the 14th century? Renaissance, a new era, renew. Let us now reconsider the concept of Renaissance. Can we see this period as marking a sharp break with the past and rebirth of ideas from Greek and Roman? Was the earlier period a time of darkness? Darkness नहीं था. Darkness का मतलब अंधेरा नहीं, means many things were unknown. People followed blindly. Dark age हम किसको बोल रहे हैं? जहां लोग सिर्फ फॉलो कर रहे थे, थिंक नहीं कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल थॉट्स नहीं थे. Recent writers like Peter Burke of England have suggested Burckhardt was exaggerating the sharp difference between the period and that one preceded by using Renaissance. उनका मानना है ऐसा, उन्होंने तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोला है, which implies Greek and Roman civilizations were reborn at this time and that scholars and artists of this period substituted the pre-Christian worldview for Christian one. Both arguments were exaggerated. Scholars in earlier centuries had been familiar with Greek and Roman culture, and religion continued to be a very important part of people's life. To contrast the Renaissance as a period of dynamism, dynamism matlab change, a rapid change, and artistic creativity, and the Middle Age as period of gloom, means when there was no development, इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन. मतलब कई लोगों का मानना है ये गलत है. पहले भी था और अभी भी है, लेकिन लोग मानते हैं कि एक पर्टिकुलर एज जो था वो डार्क एज था, व्हेन पीपल वर इग्नोरेंट. देन धीरे 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 दे केम आउट टू द लाइट एंड रेनेसेंस इज आपका कंप्लीट चेंज. तो कई लोग जो आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ. Many elements associated with the Renaissance in Italy can be traced back to 12th and 13th century.
It has been suggested by some historian that in the 9th century in France there had been similar literary and artistic blossoming. वो कहते हैं ऐसा नहीं था, पहले भी था. तो Renaissance is not new, कोई new birth नहीं हुआ. The cultural changes in Europe at this time were not shaped only by classic civilization of Roman Greece. The archaeological and literary recovery of Roman culture did create great admiration of that civilization, but technology and skills in Asia had moved far ahead of what Greeks and Romans had known. Much more of world had become connected, and the new techniques of navigation enabled people to sail much farther than they had been possible earlier. The expansion of Islam, the Mongol conquest had linked Asia and North Africa with Europe, not politically, but trade and learning skills. The Europeans learned not just from the Greeks and Romans, but from India, from Arabia, from Iran, from Central Asia, China. These depths were not acknowledged for a long time because when the history of this period started to be written, historians only saw it from Europe's centered viewpoint. मतलब उनका कहना है कि ये जो चेंजेस थे ना, ये एक दिन में या एक जगह से नहीं आए थे. सब जगहों का, चाहे वो रोमन हो, ग्रीक हो, इंडिया हो, मंगोल हो, चाइना हो, सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा जो कि एक नए एज को लेकर आया. बट हिस्टोरियंस ने उसको सिर्फ यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, इसलिए उन्होंने जो है एक आर्ग्यूमेंट रखा कि पहले नहीं था बाद में आया. बट इट वाज नॉट, इट वाज एन overall change. An important change that did happen in this period was that gradually the private and public spheres of life became separate. The public means the area of government and of formal religion, and the private means family and personal religion. The individual had a private as well as public role. He was not simply a member of one of the three orders, he was also a person of his own right. An artist was not member of guild, he was known for himself. In the 18th century, the sense of individual would be expressed in political form is a belief that all individuals had equal political rights. ये धीरे धीरे इसने शेप अप किया टुवर्ड्स अ न्यू मॉडर्न पॉलिटिकल वर्ल्ड. पहले क्या था? पब्लिक गवर्नमेंट जो है, जैसे हम कहते हैं ना राजा और प्रजा, पहले जो वर्ड्स हिंदी में यूज होता था वो था राजा और प्रजा. राजा पिता है और प्रजा उसके बच्चे हैं. तो रिलीजियस मतलब कि उस वक्त में जो हमारे पुजारी वगैरह होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, उनसे पूछकर सही और गलत, जिसको हम रेशनल बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है जजमेंट होता था या डिसीजन लिए जाते थे. सो मैन वॉज बाउंड टू बी अ सिंगल पर्सन, दैट इज प्रजा. बट बाद में द वर्ड सिटीजन केम, और सिटीजन यानी कि मैं इंडिया की एक सिटीजन भी हूं, बट आई एम अ ह्यूमन ऑल्सो, आई एम अ मदर ऑल्सो, आई एम अ टीचर ऑल्सो. तो मेरे थॉट प्रोसेस हर जगह पे अलग चलेगा. एंड दिस shaped up to the new culture what we call as सभी इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, जिसको हमने बाद में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू एस्टैब्लिश करने की कोशिश की. यानी कि जो हिस्टोरिकल चेंजेस आए वो हमारे पॉलिटिक्स में भी शेप अप होने लगे. Another development was that the different regions of Europe started to have their sense of identity based on language. Europe, earlier united partly by Roman and later by Latin and Christianity, was now dissolving the states, each united by common language, जिसको हमने 10th स्टैंडर्ड में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत अच्छे से पढ़ा था. ग्रीक ने अपने कल्चर को लेकर ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के 1832 के अकॉर्डिंग ग्रीस को अलग नेशन बताया. इटाली जिसके अंदर 7 अलग अलग मतलब कि स्टेट्स थे, विच वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोप, उसको एक इटालियन रूलर के अंदर लेकर आए. जर्मनी जो कि प्रशिया और जर्मनी में डिवाइडेड था, उसको यूनाइटेड किया गया. फ्रांस में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसको जो बाद में नेपोलियन ने वो किया था, एनेक्स किया था, उन एरियाज को एक करके बना दिया गया. तो ये जो हमने लास्ट में पढ़ा था इन 10th स्टैंडर्ड, दैट इज द रिफ्लेक्शन हाउ
ये जो आइडियाज थी कि हम यूनाइटेड कैसे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट, व्हेन वी आर हम लोग जो है यूनाइटेड है बाय अ कॉमन लैंग्वेज, like we all are, many of us belong to a single same religion, लेकिन लैंग्वेज हमको जो है एक कॉमन आइडेंटिटी देता है। तो ये जो आइडेंटिटी और उस वो कॉमन लैंग्वेज होने की वजह से हमारा जो रूलर होगा, ही शुड बी मोर, हमारे लिए मतलब कि उसको करना चाहिए, ये करके ही नेशन स्टेट का जो एक आइडिया था वो स्टार्ट हुआ था। उसी को हम लोग आगे और मतलब कि बढ़ाते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया, उसने फेडरलिज्म को लिया था, जहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर, बट हम स्टिल वी आर अंडर वन सिंगल नेशन, लेकिन हमारे जो स्टेट रूलर्स हैं दे बिलोंग टू आर मतलब की लैंग्वेज। तो ये जो धीरे 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 चेंज हुआ, डेमोक्रेसी, अडल्ट फ्रेंचाइज, देन आपका जो है रूलिंग बाय वन रूलर, देन बिलोंगिंग टू सेम कल्चर सेम लैंग्वेज, ये बाद में शेप अप हुआ था विद ऑल दीज चेंजेस। तो दिस इज द चैप्टर व्हाट वी कॉल एज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर जो है इटाली को पढ़ा है। इटाली के दो जो मेन आपके सिटीज हैं उनको हमने ज्यादा लिया है, बट क्योंकि वहीं से आपके आइडियाज ब्लॉसम हुए थे, वहीं से दे वर ट्रांसमिटेड टू अदर एरियाज। हाउ आर्ट, कल्चर, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, इन सब ने जो है एक न्यू शेप अप दिया। हाउ प्रिंटिंग मतलब कि लेड टू अ रेवोल्यूशन। व्हाट इज अ ह्यूमैनिस्ट व्यू, ये पेपर में आपके जो है 100% एक क्वेश्चन आता है, ह्यूमैनिस्ट व्यू वो क्या है। एंड ऑल द स्मॉल वर्ड्स लाइक माइकल एंगल, मैंने बोला था। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देन कंट्रास्ट बिटवीन द अरिस्टोक्रेट्स एंड द ट्रेडर्स, उनके विमेन में, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, बाकी आपके जो है शॉर्ट में आते हैं। So once also go through the exercise which is given here, like compare the details of Italian architect with Islam. Then why were Italian towns the first to experience the idea of humanism? Compare the Venetian idea of good government with those of contemporary France. ये वाले आपके जो क्वेश्चंस है, इनको डेफिनेटली करना ही करना, बट इनके साथ में विमेन का। देन लेटर रेनेसेंस, क्या हम रेनेसेंस को सचमुच में रेनेसेंस हुआ था? बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं हुआ था। इट इज, उनका मानना है वो ग्रेजुअल था। तो इट वाज, वेदर इट वाज ग्रेजुअल और इट वाज सडन, ओनली दिस पीरियड व्हिच वी कॉल एज रेनेसेंस, वही एक पीरियड है, या फिर मतलब डार्क एज, मिडिल एज, रेनेसेंस है, या फिर कई लोगों का मानना है कि ऐसा कोई एज नहीं था। उस वक्त में भी ये चीजें थी, अभी भी है, बस उसका जो डेवलपमेंट था उसके स्टेजेस अलग थे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। The names of all the sculptures, specifically people like Anglo, then Copernicus, Galileo, इनको तो आपने बिल्कुल भूलना नहीं है, right? How it shaped up the mind, ऐसे क्वेश्चंस आपके हर एक उसमें से आ सकते हैं। So that's the end of the chapter with NCERT, Changing Cultural Traditions.